एवरीवन, नमस्कार। योगेश चंद्र शुक्ला नाम है हमारा। स्वागत करते हैं आज की क्लास में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत सुरक्षित होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैव अणु, बायोमोलिक्यूल, एक बेहतरीन चैप्टर। अभी तक क्लास तक मैंने आप लोगों को प्रोटीन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ली थी। उपापचयी पदार्थ क्या होते हैं ये बात हमने बता ली है। जैव अणु क्या होता है ये बात हमने ध्यान से पढ़ ली है। और अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं प्रोटीन की संरचनाएं, अमीनो अम्ल की पूरी संरचना एकदम ध्यान से याद रखिए। जैव अणु कितने प्रकार के होते हैं ये बात याद रखिए। कौन वृहद है, कौन सूक्ष्म है ये बात याद रखिए। हमारे पास मात्र 3 चीजें बची हुई, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन नहीं, एंजाइम्स। ये 4 चीजें पढ़ते ही हमारा टॉपिक समाप्ति की तरफ बढ़ जाएगा। तो इसलिए बहुत लंबा, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो एकदम क्लियर कट आपके दिमाग में बैठेगा। मजे से बस पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज मैं आपको बताऊंगा जैव अणु के अगले विषय के बारे में कि जैव अणु क्या है, जैव अणु कैसे काम करता है और जैव अणु के लिए हमें क्या क्या चीजें बात करनी है। फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको अमीनो अम्ल को पूरा डिटेल में बताया था। कौन एरोमेटिक, कौन एलिफेटिक, कौन क्या बोलते हैं, कौन चक्रीय है, कौन अचक्रीय है, कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है, कौन, सब कुछ है। ट्रिक के साथ हमने पढ़ने की कोशिश की थी। आज हम जो कोशिश करेंगे, हम फिर से एक बार कोशिश करते हैं प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन के प्रकार। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं प्रोटीन के प्रकार। हम प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या क्या खास बात है, प्रोटीन में हमें क्या क्या स्ट्रक्चर हमें मुख्य रूप से मिलते हैं, क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो प्रोटीन के प्रकार का सबसे पहला प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला मैंने बताया था प्राथमिक, कुछ बड़ी चीज नहीं थी। लगभग सभी प्रोटीन शुरुआत में प्राथमिक प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है। सीधा, स्ट्रेट, है ना, सीधा प्रोटीन। ये अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड और इस अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है। और मैं लास्ट क्लास में मैंने बना के भी दिखाया था कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड के बाद दूसरी बात मैंने बताई थी आपको, द्वितीयक प्रोटीन। द्वितीयक प्रोटीन के बारे में हमने बात की थी कि यह जो है थोड़ा सा कुंडलन आएगा और इसके 2 तरीके होंगे। एक का नाम होगा अल्फा हेलिक्स, याद आ रहा है कुछ, अल्फा हेलिक्स। एंड दूसरा पार्ट आता है बीटा प्लीटेड शीथ, दूसरा आता है बीटा प्लीटेड शीथ और आता है अल्फा हेलिक्स। ये 2 शब्द यहां पर आते हैं। अल्फा हेलिक्स का मतलब मैंने बताया था कि इनके बीच में वही संरचना आपस में ऐसा कुंडलित होकर 1 से लेकर 4 अमाइनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी। स्पेशल एक बात यहीं पे ये हो गई कि इनके पास एक स्पेशल बात है हाइड्रोजन बॉन्ड और इनके पास एक स्पेशल बात है पेप्टाइड बॉन्ड। ये 2 बातें मैंने आपको एकदम क्लियर कट समझा दी थी कि ये 2 शब्द आपको याद रहने ही चाहिए कि ये पेप्टाइड बॉन्ड और यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो अपने ही कुंडलन में, अपने ही जो चैन है उसमें बनता है। और बीटा प्लीटेड शीथ में एक चैन ये है, एक चैन ये है, इनके बीच में यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो इनके बीच में जो अरेंजमेंट बनता है वो जिग जैग अरेंजमेंट दिखाई देता है। ये आपस में ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। अच्छा, जिधर से जुड़े रहेंगे उधर करीब रहेंगे, जिधर से नहीं जुड़े रहेंगे उधर से दूर दूर रहेगा, ऐसे कुछ बता रहा हूं। देखो, जैसे मान लो ये इधर बॉन्ड है ऐसा, तो जिधर बॉन्ड बना के रखा जाएगा उधर करीब ही रहेंगे, थोड़ा सा खींच दिया जाएगा। और जिधर नहीं बॉन्ड रहेगा उधर से दूर दूर भागते हुए रहेंगे, तो जिगजैग बॉन्ड दिखाई देगा। तो इस तरीके से मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों समझाया था कि प्राथमिक और द्वितीयक के बीच में मुख्य रूप से डिफरेंस क्या है। प्राथमिक जिसमें एक स्टेट बॉन्ड बनता है, सीधा बॉन्ड बनता है, सीधी संरचना है, तो वो प्राथमिक है। थोड़ा सा उसका कुंडलन कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिए, तो वो हो गया अल्फा हेलिक्स। अगर वही हाइड्रोजन बॉन्ड 2 चैन के बीच में बनवाएंगे तो बीटा प्लेटेड शीथ कहलाता है। मैंने पहले ही बताया था, अल्फा हेलिक्स के 3 एग्जांपल बताए थे मैंने। एक तो बेटा केराटिन जो तुम्हारे बालों में पाया जाता है, ठीक है, ये पहली बात। उसके बाद बताया था मैंने मायोसिन, याद रखियो, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है ट्रोपोमायोसिन, ये तीसरी बात हो गई हमारे पास में। जो बीटा प्लीटेड शीथ वाला आता है उसे हमने कहा था सिल्क फाइबर,
ठीक है, सिल्क प्रोटीन, जो सिल्क प्रेजेंट होता है उस प्रोटीन को अपन कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट वाला पार्ट। और सबसे सामान्य, सबसे एवरेज जितने भी बैक्टीरिया है वो सारे के सारे प्राथमिक बैक्टीरिया ही, सॉरी, जितने भी इनिशियल प्रोटीन्स हैं वो सारे के सारे प्राथमिक प्रोटीन ही कहलाते हैं। अब तृतीयक और चतुर्थक में आपको ज्यादा लफड़ा नहीं आएगा, इनमें कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। तीसरा पार्ट आता है तृतीयक प्रोटीन। तो जब अपन तृतीयक प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो हमें दो तीन चीजों की बस यहां पर परेशानी होती है, बाकी सब कुछ एकदम सही है। अब यहां पर क्या है कि यहां प्रोटीन की श्रृंखला समझ लो और ज्यादा संगठित हो जाएगी। प्रोटीन की श्रृंखला जो लंबी चेन थी वो पहले गोल गोल घूमी, अब बहुत ज्यादा गोल गोल घूम के जो है श्रृंखला आपस में संगठित होकर, आपस में क्या हो जाएगी, वो संगठित होकर, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगी तो आगे वो संगठित हो जाएगी। और जैसे ही संगठित होगी, संगठित होकर क्या बनाती है, संगठित होकर वो वलय यानी गोलाकार संरचना बनाती है। अब ये जो गोलाकार संरचना बनाएगी, गोलाकार संरचना बनाती है, तो जितने भी ग्लोबुलर प्रोटीन होंगे, ये पॉइंट याद रखना, कहीं पे भी लिखा रहे ग्लोब्यूलर प्रोटीन, कहीं पे भी लिखा रहे कि गोलाकार प्रोटीन अगर कोई है तो वो याद रखना वो तृतीयक प्रोटीन रहता है। ये क्यों बनता है, तृतीयक प्रोटीन हमेशा क्यों बनता है, क्या रीजन है इसके पीछे, तृतीयक प्रोटीन क्यों बनता है? तो तृतीयक प्रोटीन के बनने के पीछे रीजन है, ठीक है। तो ये तृतीयक प्रोटीन बनता है। अब इस तृतीयक प्रोटीन की खास बात ये होती है कि इनके पास जो है ना पेप्टाइड बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, पेप्टाइड बंध भी बंध के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं ना, पेप्टाइड बंध रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ में इनके पास में हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ जाएगा। एक सबसे बड़ी जो जरूरत चीज वाली आती है उसे अपन कहते हैं डाई सल्फाइड बंध, डाई सल्फाइड बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। और ये तीन बंध सबसे, हालांकि और भी बंध होते हैं, आयनिक बंध, ये बंध, वो बंध, और भी बहुत सारे बंध होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये तीन बंध तृतीयक प्रोटीन में आते हैं। और ग्लोबुलर प्रोटीन एग्जाम्पल के तौर पर आता है तो ये आता है मायोग्लोबिन, ठीक है। मायोग्लोबिन जो है ये प्रोटीन याद रखना, मायोग्लोबिन हमेशा आप ऐड करेंगे तो वो तृतीयक प्रोटीन में ही आएगा। अब क्या होगा, अब ये तृतीयक प्रोटीन भी आपस में और संगठित होगी, ठीक है, और संगठित होगी। तो ये यहां पर क्या होगा, पहले नाम तो लिख ले, ठीक है। तो अब हमारे पास में फोर्थ संरचना है, चौथे प्रकार का प्रोटीन पहुंच गया। अब चौथे प्रकार के प्रोटीन को अपन कहते हैं चतुर्थक, चतुर्थक यानी चतुष्टक प्रोटीन, मतलब क्वार्टरनरी प्रोटीन, चौथा टाइप का प्रोटीन, मतलब वो और संगठित होते ही जा रहा है। चतुर्थक प्रोटीन की अगर अपन बात करें तो यहां पर बात आती है दो या दो से अधिक तृतीयक प्रोटीन। जब तृतीयक प्रोटीन आपस में क्या होगा, जो आपके पास में है तृतीयक प्रोटीन आपस में संगठित होकर संरचना का निर्माण करते हैं, संगठित होकर चतुर्थक यानी क्वार्टरनरी चतुर्थक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, चतुर्थक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो जो चतुर्थक प्रोटीन का निर्माण करते हैं वो ये निर्माण कहलाता है आपका चतुर्थक प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन आपका चतुर्थक प्रोटीन कहलाएगा, ये हमेशा चतुर्थक होगा, ठीक है। अब इसमें एक बात निकल कर आती है कि ठीक है आपका प्रोटीन चतुर्थक है, ठीक है, आपका प्रोटीन जो है इसमें चतुर्थक वाला है। तो इसमें एक बात आती है कि ठीक है, जब बार बार वो जो है अगर विन्यास आगे बनाएगा आगे जाकर तो इसे चतुर्थक प्रोटीन कहेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा, सिर्फ कुछ प्रोटीन जैसे इंसुलिन, ठीक है, एग्जाम्पल उदाहरण अगर अपन देख रहे हैं यहां पर तो दो ही एग्जाम्पल आता है, एक होता है इंसुलिन, ठीक है, तीन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और दूसरे का नाम होता है हीमोग्लोबिन। ये तुमसे बहुत पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा, ठीक है। हीमोग्लोबिन, इसके पास ना तीन श्रृंखला होती,
हालांकि 2 ही श्रृंखला होती है, लेकिन आप बायोमोलिक्यूल में पढ़ने मिलेगा हीमोग्लोबिन के पास 4 श्रृंखला होती है। मतलब इनके पास अनेक प्रकार के बंध बनेंगे, अनेक प्रकार की संरचनाएं बनेंगी और इन अनेक प्रकार की संरचनाओं को मिलाकर आपका चतुर्थक प्रोटीन बनता है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, फिर से एक बार लिखेंगे कि मान लो प्राइमरी प्रोटीन, फिर दूसरा पार्ट आ गया मान लो सेकेंडरी, थर्ड वाला हो गया 3 डिग्री यानी टर्शरी, और उसके बाद आ गया क्वार्टरनरी प्रोटीन। इसमें एक बात नजर आई, सीधी श्रृंखला स्ट्रेट, ठीक है, इसे अपन कहेंगे सीधी श्रृंखला। जब सीधी श्रृंखला बनेगी तो ये बॉन्ड बनेगा पेप्टाइड से। जितनी बात मैं कह रहा हूं उतनी बात ज्यादा जरूर से गौर से अपने बंध में दिमाग में बैठा के रखना कि ये बंध बना पेप्टाइड बंध, ठीक है। 2 डिग्री जो बना है वो बंध जो होता है ये कुंडलित होगा, ठीक है, ये कैसा होगा, कुंडलित होगा। और जो कुंडलित है वो 2 प्रकार से बनता है, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा का एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया है, कीरेटिन, देखें आप एनसीईआरटी की लाइन ये वाला बिल्कुल मत भूलना। और बीटा का नाम होता है सिल्क फाइबर, सिल्क प्रोटीन, ठीक है। इस पे बंध का नाम याद रखना, पेप्टाइड भी याद रहना चाहिए, पेप्टाइड और एच बंध दोनों याद रखना है, ये दोनों इनके पास प्रेजेंट होते हैं। फिर आ गया हमारे पास टर्शरी, इसे अपन कहेंगे ग्लोब्यूलर, ग्लोबुलर यानी गोलाकार, जो गोल गोल बनाता है, गोलाकार रहेगा ये। और गोलाकार प्रोटीन रहेगा तो इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड आ जाएगा पेप्टाइड, उसके बाद एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद डाइसल्फाइड, और उसके बाद हाइनिक बॉन्ड, ये बॉन्ड वो बॉन्ड, ऐसे बहुत सारे बॉन्ड भी इसमें रहेंगे, तो उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है, ठीक। फिर आ गया क्वार्टरनरी प्रोटीन, तो ये जो होती है यह 2 से 3 ग्लोबुलर मिलकर, जब ग्लोबुलर मिल जाएंगे, मिलकर जो है निर्माण करेगा, चतुर्थक का निर्माण करेगा। और इस निर्माण का एग्जाम्पल आपके सामने है, एग्जाम्पल का नाम है इंसुलिन, और दूसरे का नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। ये बहुत पूछा जाता है कि बताओ हीमोग्लोबिन जो नामक प्रोटीन है वो प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, चतुर्थक है। तो आप ये याद रखना, सभी जो होते हैं बंध बनते जा रहा है, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, तृतीयक से चतुर्थक, चतुर्थक से ऐसा करते हुए बनते जा रहे हैं। हमेशा याद रखना, जब शुरुआती संरचना होगी तो सबसे पहले ऐसी शुरुआती संरचना ही रहेगी, फिर ये आगे जाकर यही संरचना ऐसे 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 कुंडलित होने लग जाएगी, फिर यही संरचना आपस में ऐसा कुंडलन करके, फिर आपस में ऐसा कुंडलन करके, फिर आपस में ऐसा 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 कुंडलन करके, फिर ऐसा ऐसा कुंडलन करके, फिर ऐसा 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 कुंडलन करके ये तृतीयक बनेगा। और फिर यही तृतीयक जो है आगे जाकर देख रहे हैं संरचना, ये जलेबी नहीं बना रहा हूं, समझे, ठीक है। ये ऐसी संरचना बनती है, ये प्राथमिक हो गया। दिख रही कुछ बातें, तो बस यही डिफरेंस है, ठीक है। तो ये मान लो हमारे पास में ये तृतीयक है, अब तृतीयक के बहुत सारे गुच्छे बने, ये एक तृतीयक, ये 2 तृतीयक, ये मान लो ये प्राथमिक वाला था, ठीक है। ये जो बॉन्ड बना वो द्वितीयक वाला था, ये जो आपस में बने तृतीयक वाला थे। फिर ये तृतीयक के 4 ठो मिल गए, तो मान लो 4 तृतीयक जो है मिलकर जो है यहाँ पर चतुर्थक बना दिए। तो इस तरीके से जो संरचनाएं बनती हैं, इन संरचनाओं को हम कहते हैं कि इन्होंने प्राथमिक संरचनाओं को सेकेंडरी में, सेकेंडरी के तृतीयक में, तृतीयक को क्वार्टरनरी यानी चतुर्थक में बदला है, और इस बदलाव का रूप जो है हमारे सामने दिख रहा है। ये कहानी नजर में आती है। इनकी एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसके बारे में हमको पढ़ना है, उसका नाम है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण। अब जैसे हम लोग खाते हैं अंडा, है ना, अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, टर्शरी प्रोटीन बहुत ज्यादा माना जाता है उसे, वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। अब जैसे अंडे को गर्म कर दिया जाता है तो आपने देखा होगा कि उस अंडे का जो सफेद प्रोटीन है वो गर्म होते ही ना वो एकदम अजीब सा दिखने लग जाता है, ठीक है, जम सा जाता है, वो प्रोटीन बना। उसी तरह ऐसा लगभग सभी पूरे शरीर में जितने भी प्रोटीन है उनको गर्म करने पर वो रूप बदल लेते हैं,
वो रूप बदल लेते हैं। तो अंडे को देखना, कच्चा अंडे में जो प्रोटीन है वो थोड़ा सा गीला गीला रहेगा, लेकिन जैसे ही हम उसको गर्म करते हैं तो अंडा पूरा अंदर से हार्ड हो जाता है, ऐसा लगता है उसके अंदर कोई खोखली जगह थी ही नहीं। वो जो हार्ड व्हाइट पार्ट जो बनता है वो प्रोटीन पार्ट है, और उस प्रोटीन पार्ट को हमको पता लगाना है कि वो प्रोटीन पार्ट किसका बना होता है और कैसे ऐसा होता है। उसी तरह मान लो जैसे हमारे बाल हैं, अब जैसे मेरे खुद के बाल जो है ना बहुत ज्यादा ऐसे गोल गोल घूमे हुए रहते हैं। अगर इसमें स्टेचर वो आता है ना, क्या नाम है, हीटर वाला जो भी बोलते हैं उसको, है ना, उसको अगर लगा दिया जाए तो ये बाल पूरे सीधे हो जाते हैं, ऐसे प्राथमिक में आके टूट जाते हैं। और जब वो प्राथमिक में आके टूट जाते हैं तो कई बार उनका रूप फिर से अपनी स्थिति में पहुंच जाता है और कई बार वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। दो तरीके से होता है। तो ये बदलाव कभी प्राकृतिक है और कभी मतलब स्थायी है और कभी अस्थायी। आइए पॉइंट को पढ़ते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डीनेचुरेशन। ऐसा हम क्या करते हैं कि प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना, अधिक पीएच एवं तापमान पर, अब तापमान जनरली जो है ना वो 60 के ऊपर में भी जाता है तो ये हो जाता है। ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है, ऊपर प्रोटीन अपनी में, प्रोटीन जो 60 डिग्री सेल्सियस में पहुंचेगा तो प्रोटीन अपनी चतुर्थक, तृतीयक, अलग अलग समय रहेगा, तृतीयक, द्वितीयक स्थिति से टूटकर प्राथमिक प्रोटीन में बदल जाता है। अब वो प्रोटीन में बदल जाता है, इसे अपन थ्योरी में लिख सकते थे, डायग्राम में भी लिख सकते थे, लेकिन थ्योरी लिखने का अपना एक इंपॉर्टेंस है, इसलिए लिखते हैं जिस स्थिति में टूटकर प्रोटीन में बदल जाता है। तो कहां से टूटा? तृतीयक से प्राथमिक में टूट गया। ठीक है, अब ये जो प्राथमिक में टूटा है ये बदला है, ठीक है, इसे विकृतीकरण कहलाता है। विकृतीकरण कहलाता है। ये जो प्रक्रिया हुई है ये विकृतीकरण की प्रक्रिया हुई है, ये बदलाव की प्रक्रिया हुई है। यहाँ पर चीजें टूटी हैं, बदलाव में खराब हुई हैं और कई बार जो है इसको बदलते रहती है। ठीक है, तो जैसे अब पार्ट को आते हैं, दो तरीके से हुआ। ठीक है, अब इसका दो तरीका है। तो विकृतीकरण दो तरीके का होता है और दोनों अलग अलग समय के लिए होते हैं। विकृतीकरण दो समय के लिए होता है। एक होगा स्थायी, मतलब एक बार हो गया तो हो गया, अब वो दोबारा अपनी स्थिति में नहीं आने वाला। और दूसरा वर्ड आता है अस्थायी, थोड़ा सा हुआ है फिर अपनी स्थिति में आ जाएगा। मान लो अगर आप कोई चीज को फटाक से गर्म कर दो, अचानक से एकदम, ठीक है, मतलब ये कहना चाहिए तीव्र, एकदम तीव्र जो है इसके ऊपर प्रताड़ना डाल दो, तीव्र गर्म कर दो, अचानक से गरम गरम पानी फेंक दो इसमें। ठीक है, तीव्र, अधिक देर तक ताप में रहने पर प्रोटीन का स्कंदन हो जाता है। प्रोटीन का क्या हो जाता है? स्कंदन हो जाता है। स्कंदन यानी वो जमा होने लग जाता है, जैसे अंडे में होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिख लेना हो, अंडे को गर्म करना। जैसे अंडे को गर्म करना शुरू करेंगे ना तो वो पूरा का पूरा संगठित होकर एकदम हार्ड बन जाता है। ठीक है, और अस्थायी का मतलब अगर मान लेते हैं धीमा और कम देर तक तापमान एवं पीएच में रखने पर विकृत प्रोटीन पुनः संगठित हो जाता है। वापस फिर वो संगठित हो जाएगा, अपनी जगह पे पहुंच जाएगा, संगठित हो जाता
है वो वापस अपनी जगह पर पहुंच जाएगा। ये इन दोनों के स्थायी और इन दोनों के अस्थायी होने के बीच का क्षेत्र है और इसके आधार पर हम विकृतीकरण कहते हैं। ये विकृतीकरण है और बहुत सिंपल सी बात है जिसके आधार पर हमें चीजें पढ़नी चाहिए। स्कंदन वाली बात हो गई, ठीक है। चलिए अब अगले पार्ट में आते हैं। प्रोटीन का तो ये एक तरीका हो गया, इतने ही पढ़ने रहते हैं, एनसीईआरटी इतना ही बताती है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग और चीजों को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि प्रोटीन है क्या, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन इसके ऊपर में आते हैं तो हमें अच्छा क्वेश्चन बनाना पड़ता है प्रोटीन के और प्रकार। अब ये तो आकृति के आधार पर हो गए, ठीक है। अब प्रोटीन की क्लासिफिकेशन, प्रोटीन का वर्गीकरण, अब वो तो उनकी प्रकृति के आधार पर हो गया कि ये प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, बंध के आधार पर। अब हम जो वर्गीकरण करेंगे वो वर्गीकरण करेंगे उनके गुणों के आधार पर। तो कौन कौन से गुण होंगे? तो प्रोटीन का वर्गीकरण हमने किया बेटा 3 तरीके से। हमने प्रोटीन का वर्गीकरण 3 तरीके से किया है। सबसे पहला पार्ट आता है सिंपल, सरल प्रोटीन। तो हम जो सबसे पहली बात करते हैं वो आता है सरल प्रोटीन, जो केवल प्रोटीन है मात्र, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है जिसे अपन कहते हैं संयुक्त प्रोटीन। संयुक्त प्रोटीन मतलब किसी ना किसी चीज को मिलाकर उसके साथ कुछ ना कुछ बदलाव किया गया है तब वो बना है, तो संयुक्त प्रोटीन मींस कंपाउंड प्रोटीन, ठीक है। हम उसे क्या कहेंगे? कंपाउंड प्रोटीन कहेंगे। और तीसरा या तो किसी से बनाया गया प्रोटीन हो तो इसे अपन कहते हैं डेराइव्ड। डेराइव्ड का मतलब होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। तो प्रोटीन के मसले 3 हैं और तीनों प्रकार का प्रोटीन अलग अलग होता है। तीनों का मतलब मैं आपको समझाता हूं। सरल प्रोटीन का मतलब जो सिर्फ प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन जो प्रोटीन के अलावा भी कोई चीज हो सकती है उसमें, और व्युत्पन्न प्रोटीन जो किसी और चीज से बनाया हुआ प्रोटीन है वो व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाता है। तो सबसे पहले अपन सरल प्रोटीन के बारे में बात करते हैं कि सरल प्रोटीन क्या चीज है और उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक करके, सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और इनके बारे में बात करना कि सरल प्रोटीन क्या होता है, ठीक है। तो आप ये याद रखना, मतलब इसी में शॉर्टकट बता देता हूं मैं। यह केवल अमीनो अम्ल से बनती है, अमीनो अम्ल से बनता है, ठीक है। मतलब इसे जो बनाएगा वो केवल अमीनो अम्ल, केवल और केवल अमीनो अम्ल से ही बनेगा, उसके अलावा कोई और संरचना इसको बनाने वाली नहीं है। कंपाउंड प्रोटीन जो होता है वो दोनों चीज से मिलकर बना होता है। कंपाउंड प्रोटीन मतलब यहां पे लिखना, यहां यह अमीनो अम्ल, इनके पास अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों से भी मिला होता है। अभी किन अन्य पदार्थों से मिला होता है यही प्रश्न होता है। अन्य पदार्थों से मिलकर बनता है, मिलकर बनता है। और ये पार्ट आता है, यह अन्य पदार्थों से प्रोटीन बनाया जाता है, प्रोटीन बनाया जाता है। तो यहां पर प्रोटीन बनाया जाता है, वहां पर प्रोटीन होता है और वहां पर प्रोटीन को, चीजों को मिलाकर बनाया जाता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है सरल, संयुक्त और डेराइव्ड यानी व्युत्पन्न प्रोटीन का। तो हमसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी पे आते हैं तो मान लेते हैं सबसे पहला पार्ट आता है सरल। एक एक लाइन जब पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं है, एक एक लाइन पे बस हल्का हल्का अगर समझ में आ गया ना तो कोई चीज ऐसी है नहीं जो दिमाग में ना बैठे। सरल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन जो है, क्लियर कट पता था कि यह जो है सिंपल प्रोटीन सरल है, ठीक है, सिंपल प्रोटीन है, ठीक है, सिंपल प्रोटीन है। और हमको ये भी पता था कि केवल ओनली अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, अमीनो अम्ल केवल अमीनो अम्ल से बना होता है। अब ये जो बना होता है ये 2 तरीके से बना होता है, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग उसे प्राइमरी बनाया था हमने, तो प्राइमरी तो सिर्फ प्रोटीन हो गया, लेकिन प्राइमरी से जब अपन सेकेंडरी बनाते हैं तो केवल अमीनो अम्ल से 2 तरीके से बना होता है। इसके भी 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार जिसे अपन कहते हैं रेशेदार, पहला प्रोटीन हमारा जो सरल मिला वो रेशेदार था, और दूसरा प्रोटीन जो हमें यहां पर मिला उसे अपन कहते थे ग्लोब्यूलर, गोलाकार, ग्लोब्यूलर। तो ये जो भाग है हमारा ये है गोलाकार वाला,
ये है हमारा गोलाकार वाला, और ये है रेशेदार, मतलब इसे अपन कहते हैं फाइब्रस। ये फाइब्रस है, और वो जो है वो ग्लोमेरुलर है, गोलाकार है। ये दो अमीनो अम्ल दो तरीके से यहां पर दिखाई देते हैं। अब सवाल आता है कि फाइब्रस मतलब क्या होता है। ठीक है, तो फाइब्रस का मतलब क्या होता है, ये होंगे सबसे थोड़े से लंबे, ये होंगे लंबे, और दूसरी बात आती है यहां पर दूसरा पॉइंट पूछा जाएगा धागेनुमा। लंबे और धागेनुमा, ये दो तरीके इनके पास में आते हैं। अब लंबे और धागेनुमा का कहानी ये है कि इस पे पूछा जाएगा कि लंबे और धागेनुमा कौन कौन है, एग्जाम्पल पूछा जाएगा तुमसे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्योंकि बहुत जरूरी एग्जाम्पल पे पूछे जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल आता है सबसे पहला पार्ट, जिसको अपन कहते हैं कोलेजन। अब तुम्हें इसके बारे में तुमसे क्या पूछा जाएगा, कोलेजन के बारे में तुमसे क्या पूछा जाएगा, बस इस बात को याद रखना। कोलेजन मतलब ये होता है जंतु जगत में, पहला प्रश्न ध्यान समझिएगा, जंतु जगत का सबसे अधिक पाया जाने वाला, सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन। यह एक सबसे बड़ी बात है कि जंतु जगत में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोटीन पाया जाता है तो वो कोलेजन है, और कोलेजन प्रोटीन जो है वो रेशेदार प्रोटीन है, वो फाइब्रस प्रोटीन है, वो कोलेजन रेशेदार है। ये बात बिल्कुल ध्यान पे रखने का है और कहानी याद रखने का है। ठीक है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात आपको पता है, यह संयोजी ऊतकों में पाया जाएगा। मतलब ये सब लिखने की मुझे नहीं लगता जरूरत है, वो सब तुम पढ़ लोगे, बस इसका नाम याद रखो कोलेजन के बारे में। ठीक है, कोलेजन के बारे में इसका नाम याद रखना कि हाँ भाई कोलेजन होता है, कोलेजन इसके पास में है, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। दूसरा एग्जाम्पल लिख लेना, इलास्टिन। इलास्टिन भी एक प्रोटीन है जो इलास्टिक फाइबर हड्डी कोलेजन वोलेजन में कभी कभार रहता है। और उसके बाद आ गया कीरेटिन, और ये तुम्हारे बालों में पाया जाता है। तो बस नाम सुन के रखो कि रेशेदार कौन कौन है, कोलेजन है, उसके बाद कौन है, इलास्टिन है, और उसके बाद कौन है, कीरेटिन है। बस खत्म, बस बस बस, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। इसके बाद अब आ गए ग्लोबुलर में। ग्लोबुलर वाले पार्ट में जब अपन पहुंचते हैं तो हमने सबसे पहले गोलाकार तो है, ठीक है, जो गोलाकार रहेगा वो तो पता ही हमको। सबसे पहला पार्ट आता है एग्जाम्पल पे, इसका नाम है रूबिस्को। अब रूबिस्को एक एंजाइम है जो प्रकाश संश्लेषण में बहुत पार्टिसिपेट करता है, अगले कुछ चैप्टर में आप पढ़ेंगे। यह पादप जगत का, बस आप इतना याद रखना, पादप जगत में पाया जाने वाला सबसे अधिक प्रोटीन। तो पादप जगत में, और ना सिर्फ पादप जगत में, समस्त संसार का बोल सकते हो। अब सबसे दुनिया में तो पादप ही है, और अगर आपसे अलग से पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, आप कह देना रूबिस्को। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, आप कह देना रूबिस्को। और कहेंगे जंतु जगत में कौन सा पाया जाता है, तब आप कोलेजन को कहना। या फिर अगर पादप और जंतु ना लिखा हो, सिर्फ लिखा रहे कि संपूर्ण जगत में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, रूबिस्को। ये याद रख लेना। दूसरे नंबर पे वर्ड आता है एल्ब्यूमिन। अभी एल्ब्यूमिन तुमको पता है कि अंडे में, दाल वाल में पाया जाता है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन ये तीसरा प्रोटीन हमारे पास में है। ये तीनों गोलाकार प्रोटीन है। तो मिन लगा हुआ रहे, ग्लोब्यूलिन लगा रहे, एल्ब्यूमिन्स लगा रहे, ये सारे प्रोटीन जो है हमारे पास में पाया जाता है। एल्ब्यूमिन्स प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, वो भी प्रोटीन है ना। ये ग्लोब्यूलिन्स भी आता है, एल्ब्यूमिन्स भी आता है, ये भी आता है। ठीक है, सभी को याद रखने का है। और अगर कुछ एक आध और पढ़ने का हो तो हिस्टोन लिख लेना यहां पर। ठीक है, तो भाई हमारी कहानी यहां पर इंपॉर्टेंट तरीके से कंप्लीट हुई कि अमीनो अम्ल जो है वो सिंपल वाले वो दो तरीके से हैं। हम सिंपल वालों को दो तरीके से बनाते हैं, कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन, रूबिस्को, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोन। ये सारे प्रोटीन जो है हमारे पास में है वो सिंपल प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। ये सारे के सारे सिंपल प्रोटीन है हमारे पास में। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारे सिंपल प्रोटीन की कहानी कि सिंपल प्रोटीन इतने प्रकार के होते हैं और ये पॉइंट यहां पर आते हैं। ठीक है, अब दूसरा पार्ट आता है हमारे पास में कंपाउंड।
दूसरा पार्ट हमारे पास में आएगा तो हम कहेंगे कंपाउंड वाला पार्ट है। दूसरा कंपाउंड। अब कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त। जब अपन कंपाउंड प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो ये कहानी निकल कर आती है कि ये भी दो तरीके से, मतलब कुछ जो है वो प्रोटीन के अमीनो एसिड वाले भाग से बने हुए होते हैं, कुछ उसके अलावा भाग से बने हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड वाला पार्ट आ जाता है। कंपाउंड मतलब ये होता है कि संयुक्त है ये। अब संयुक्त का एग्जांपल डायरेक्टली याद रख लेना यहाँ पर कि दो तरीके से, जैसे मान लो न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन, तो ये प्रोटीन के साथ साथ और कौन है? न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, शॉर्टकट अगर अपन बात करें तो न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब हमारे पास में क्या हो गया भाई? न्यूक्लिक अम्ल हो गया, न्यूक्लिक एसिड हुआ ना, और साथ ही साथ में हमारे पास और क्या रखा हुआ है यहाँ पर? प्रोटीन बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पहला, ये तो पहला पार्ट आ गया। उसके बाद हो गया हमारे पास में मेलनो प्रोटीन, है ना, क्रोमोप्रोटीन जो कलर बनाते हैं। ठीक है, तो कलर है ना, पिगमेंट है इनके पास में, और पिगमेंट के साथ साथ प्रोटीन भी है। तो ये सारे प्रोटीन जो हैं आपके प्रोटीन कहलाएंगे। कौन से वाले? ये कंपाउंड प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन कहलाते हैं, ये कहलाएंगे। ठीक है, उसी तरह अगर इनके पास में आ गया लिपोप्रोटीन, कौन आ गया बेटा? लिपोप्रोटीन आ गया। तो लिपोप्रोटीन आ गया तो लिपिड हो गया, और लिपिड के साथ प्रोटीन जुड़ गया। तो जब जो जैसा जिसके साथ जुड़ेगा वैसा वैसा इसका नाम बदलता जाएगा। पिगमेंट के साथ है तो क्रोमोप्रोटीन, लिपिड के साथ है तो लिपोप्रोटीन, जैसा प्रोटीन आपको यहाँ पर जोड़ना चाहिए, आपको पता है वो सारी चीजें। चौथा नंबर पे है फॉस्फोप्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन, ठीक है, फॉस्फोप्रोटीन। उसके बाद पांचवें नंबर पे ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये सब के सब अपने अपने नाम पे हैं, इन पे कोई बहुत दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट के साथ अगर प्रोटीन जोड़ रखे हैं तो ये पार्ट आएगा। उसके बाद ग्लाइको के साथ यानी ग्लूकोज है, शर्करा है, और साथ में तब हमने प्रोटीन जोड़ रखा है तो ये हो जाएगा आपका ग्लाइकोप्रोटीन। ये सब अपने अपने नाम है, अपनी अपनी कहानियां हैं, जिनके हिसाब से ये चीजें अपन को पढ़नी है। ठीक है, तो बस ये कहानी हल्का हल्का याद रखना, ये सारे के सारे प्रोटीन है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी याद रखना कि हाँ, संयुक्त प्रोटीन नाम की कोई चीज होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने का है। चलो, अब हम एक सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ में बढ़ रहे हैं, जिसके ऊपर भरपूर हर साल क्वेश्चन आते हैं के चांसेस बने ही रहते हैं। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ लिए कि ये प्रोटीन है, ये कार्य कर रहा था, ये काम कर रहा था, ये यहाँ प्रेजेंट था, ये इस तरीके से प्रेजेंट था, सब हमको पता है। सबसे जरूरी चीज जो आती है वो प्रोटीन, कुछ प्रोटीन है हमारे पास और उनके कार्य। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। मान लो नीट के लिए तो इससे ज्यादा जरूरी इस टॉपिक पे अभी कुछ भी नहीं है जितना मैं अभी आपको बता रहा हूं। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी प्रोटीन भाग यही है। तो मान लेते हैं, जैसे मान लो सबसे पहला पार्ट आता है कोलेजन। आपसे बोला जाएगा कोलेजन है क्या, आपसे पूछा जाएगा कोलेजन है क्या। कोलेजन प्रोटीन है, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है हमारी बॉडी का, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है। लेकिन असल में ये इंटरकनेक्टिव टिश्यू के बीच का जो भरण उतक होते हैं ना, ये उनका भाग है। तो ये जो पार्ट आता है कोलेजन, अंतर कोशिकीय या उत्तकीय जिसे अपन कहते हैं, अंतर कोशिकीय भरण उतक, ये वो भाग है। तो कोलेजन हमेशा एक कोशिका से दो कोशिका को, एक उतक से दूसरे उतक को जोड़ने के लिए जो संबंध प्रदान करता है वो है हमारा कोलेजन, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखना, इंटरसेलुलर जो प्रोटीन है, भरण उतक कनेक्टिव टिश्यू है, उसका भाग है। ठीक है, इसी तरह मान लेते हैं एक और आपने नाम सुना होगा, ट्रिप्सिन। सुना है कभी? डाइजेशन में काम आता है, स्टमक के डाइजेशन में काम आता है ना। ट्रिप्सिन नहीं, छोटी आंत के डाइजेशन में काम करता है। यह एक एंजाइम है। आपसे पूछा जाएगा ट्रिप्सिन क्या है। ट्रिप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है, यह भी प्रोटीन ही है हमारे पास, यह भी हमारे पास अभी प्रोटीन ही है। इन्हीं में से एक नाम आपने और सुना होगा, इंसुलिन। ये तो वेल नोन है, दुनिया में हर किसी को पता है, शुगर वाले केस में काम आता है। यह एक प्रकार का हार्मोन है, मतलब दुनिया में प्रोटीन हार्मोन है,
दुनिया में प्रोटीन एंजाइम है, दुनिया में भरण ऊतक भी बना रखा है प्रोटीन ने। प्रोटीन अब क्या क्या नहीं बना रहा है, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद आता है हमारे पास कुछ आती है एंटीबॉडी, प्रतिजीवी। प्रतिजीवी का मतलब होता है एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी बन जाता है, प्रतिजीव एंटीबॉडी बनता है, ठीक है। यह सुरक्षा देता है, सुरक्षा प्रदान करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा, प्रतिरोधकता प्रदान करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, प्रतिरोधकता, रोगों से लड़ने की, तो रोगों से लड़ने की प्रतिरक्षा देने का काम भी जो है हमारा ये प्रतिजीवी करता है, वो प्रोटीन ही है। इसके अलावा एक और नाम जो बहुत फेमस है जिसका नाम है GLUT, GLUT इसका नाम रखा गया है, GLUT4। अब जनाब ये क्या काम करता है, तो GLUT4 जो है ये संरचना करता क्या है। GLUT का फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं तो GLU का मतलब होता है ग्लूकोज और T का मतलब होता है ट्रांसफर। ये नीट का प्रश्न है बेटा जी, याद रखना, ठीक है। यह ग्लूकोज ट्रांसफर प्रोटीन है। तो हमारे शरीर में क्या है, ग्लूकोज को कई बार एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, दूसरी कोशिका से तीसरी कोशिका में, कभी अंतरा कोश के अवकाश में, कभी वापस आने में, कभी फिर ले जाने में बहुत जरूरत पड़ती है। तो ग्लूकोज ट्रांसफर, यह ग्लूकोज का अंतर कोशिकीय, दो कोशिकाओं के बीच में कोशिकीय स्थानांतरण में चैनल का कार्य करता है, चैनल का कार्य करता है, चैनल का कार्य करता है, ये पार्ट यहां पर बन जाता है ग्लूकोज ट्रांसफर के स्थानांतरण को लेकर, ठीक है। तो ये कहानी आपकी बन जाएगी और इसके हिसाब से हमको ये ग्लूकोज प्रोटीन ये सारी चीजें ये आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। उसी तरह एक और लिख सकते हैं वैसे, ठीक है, यहां पे लिख दूं क्या, छठवा, ये ना कुछ रिसेप्टर्स भी होते हैं, जैसे ग्राही, जिसको अपन हिंदी में लिख सकते हैं ग्राही। अब जैसे हम कुछ सूंघ रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, तो जैसे स्वाद के लिए हो गया, सूंघने के लिए हो गया, ये सारी चीज ना कुछ प्रोटीन ग्राही ही उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो पता चलता है। तो याद रखना, स्वाद कलिकाओं में, स्वाद कलिकाओं में, स्वाद कलिकाओं में सूंघने में रसायन ग्राही का उपयोग होता है। रसायन ग्राही प्रोटीन आवश्यक होता है, प्रोटीन आवश्यक है, तो वो प्रोटीन जो है उनको आवश्यकता से जोड़ने का काम करता है। इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नजर नहीं आ रही है जो तुम्हें याद ना हो, लेकिन ये पक्की बात है कि अगर ये याद हो जाएगा तो बहुत ज्यादा जबरदस्त पॉइंट बन जाएगा हमारे प्रोटीन्स को लेकर, ठीक है। ये बात याद रखना कि कोलेजन क्या है, अंतरकोश की भरण ऊतक है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, इंसुलिन हार्मोन है, प्रतिजीवी सुरक्षा प्रदान करेगा। GLUT4 के ऊपर अच्छा क्वेश्चन आया है, ये ग्लूकोज का ट्रांसफर करवाने का काम करता है और ग्राही तो स्वाद कलिकाओं में होती ही है, उसमें कोई मसला ही नहीं। प्रोटीन तुम्हारा डन, इसके बाहर तुम्हें प्रोटीन पढ़ना ही नहीं है, प्रोटीन तुम्हारा डन, इसके बाहर कुछ मत पढ़ो, ना अमीनो एसिड को पढ़ो ना प्रोटीन को पढ़ो। तो ये लाइन तुम्हारी यहां पर क्लियर कट हो जाती कि ठीक है भाई, हमने पूरा प्रोटीन कंप्लीट कर लिया। तो अभी तक हमने उपापचयी पदार्थों को पूरा पढ़ लिया, अभी तक हमने जैव अणुओं के विभाजन को पढ़ लिया, अभी तक हमने अमीनो एसिड को पूरा पढ़ लिया। अमीनो एसिड हमारे समझ में है कि ये जो है अमीनो एसिड ऐसा होता है, ये प्राथमिक होता है, ये द्वितीयक होता है, इसको ऐसा जोड़ा जाता है, इसको ऐसा नहीं जोड़ा जाता, ये बंध है, ये तृतीयक है, ये चतुर्थक है, ये अमीनो अम्ल है, ये अम्लीय है, ये क्षारीय है, ठीक है, ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये सारी बातें हमने यहां पर एकदम क्लियर कट दिमाग में बैठा ली है। अब हमारे पास जो बैठेगा, ठीक है भाई, प्रोटीन जो है हमारे पास में यहां पर प्रेजेंट हो गया, प्रोटीन पूरा पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो एक प्रकार के हमने बहुलक को लगभग पूरा समझ गया है, उसमें कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। अब हम जो पढ़ेंगे वो अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसे अपन कहेंगे कार्बोहाइड्रेट। दूसरा पार्ट आता है हमारे पास में जो हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट।
ठीक है। कार्बो और हाइड्रेट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, और हाइड्रेट मतलब हाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड जिसको अपन कह सकते हैं वो है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है। और ये बहुत जरूरी स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर में हमको बात करनी है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट होता है, इसके बारे में ये कहना चाहिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ऊर्जा का मुख्य क्या बोलना चाहिए उसे, देखो एक होता है क्रियाकारक, मुख्य क्रियाकारक है, स्रोत तो है जो है मुख्य क्रियाकारक है, इसके बिना अभिक्रिया होती नहीं है, ठीक है। 4 चीजों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। ये मतलब 4 नहीं 3 चीजों से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, से बनता है। इनके बनने के पीछे क्या रीजन है, क्या फॉर्मूला है? मूलानुपाती सूत्र अगर लगाना हो तो सूत्र लगता है CH2O, ठीक है। और CH2O जो होता है मतलब ऐसा फॉर्मूला बनाना है कि कार्बन जितना है, ठीक है, कार्बन अगर मान लो H2 है तो ये लगा देना H2O और यहां पर भी N, या फिर अगर दूसरा फॉर्मूला बनाया जाएगा तो CnH2n है ना, और ON ऐसा करके बढ़ा देना। मतलब अगर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन डबल होगा, ऑक्सीजन सिंगल रहेगा, ये फॉर्मूला बनता है। आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला पुट अप कर सकते हैं जिसके आधार पर यह आंसर निकल आ जाएगा। सो कार्बन हाइड्रोजन की तुलना में आधा होता है, या फिर ऐसा कहें कि ऑक्सीजन की तुलना में डबल होता है हाइड्रोजन, है ना। इस तरीके से फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो ये पॉइंट है कि कार्बन अनुपात अगर निकाला जाए तो अनुपात में पॉइंट आता है 1:2:1। कार्बन 1 अनुपात में है, हाइड्रोजन 2 अनुपात में है, ऑक्सीजन 1 अनुपात में है, ऑक्सीजन जो है वो 1 अनुपात में है। ये दूसरी बात यहां पर निकल कर आती है जो अनुपात को लेकर है। तीसरी बात आती है, इसके बाद अब है क्या इनके पास में, ठीक है। तो इनके पास में आता है कि ये जो है अगर केमिकली रासायनिक तौर पर देखें तो इसके बारे में कहा जाता है रासायनिक तौर पर, अगर इनके रसायन को देखें रासायनिक तौर पर यह पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है। बहुत सारे ऑक्सीजन रहते हैं ना, OH पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या फिर कीटोन होते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आप कार्बोहाइड्रेट को पढ़ रहे हैं और अगर कार्बोहाइड्रेट का आपसे ये पूछ दिया जाए कार्बोहाइड्रेट कौन से समूह से मिलकर बना हुआ है, तो याद रखना एल्डिहाइड और कीटोन। कुछ लोग एल्डिहाइड से मिलकर बने हुए हैं, कुछ कीटोन से मिलकर बने हुए हैं। कौन अब एल्डिहाइड से बना हुआ है, कौन कीटोन से बना हुआ है, ये अलग मसला है। केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के बारे में कि दोनों कैसे काम करते हैं। तो ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है, काम करते हैं, लेकिन कैसे वो अपन आगे बात कर लेते हैं। फॉर्मूले पे अगर आगे बात करेंगे तो यहां पर जैसे भी जितना भी ऊर्जा हमको प्राप्त होनी है वो सारी ऊर्जा यही लोग देते हैं। तो अब हमारे पास में अगला पार्ट आता है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कौन करता है वर्गीकरण, ठीक है। तो जो बड़ा पोर्शन है वही वर्गीकरण कर दे तो चीजें एकदम समझ जाएंगी, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को बांट देते हैं और बांटने के बाद एक एक करके पढ़ते हैं तो चीजों को पढ़ना और आसान भी हो जाएगा हमारे लिए। चलो भाई शुरू करो। तो कार्बोहाइड्रेट का अगर वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहला वर्ड आता है मोनोसैकेराइड। हम पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड। दूसरा शब्द आता है जिसे अपन कहते हैं ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। और तीसरे नंबर पे पॉइंट आता है कि जब ठीक है चलो ओलिगोसैकेराइड वगैरह हो गया, अब तीसरे नंबर पे आ गया हमारे पास में पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड तो इनका जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जो इनके संरचनाएं बन रही हैं, जो इनका झुंड बन रहा है वो अगर अकेला है तो मोनोसैकेराइड, अगर 2 से लेकर 10 तक का झुंड है तो ओलिगोसैकेराइड, और बहुत सारे मोनोसैकेराइड का झुंड है तो आप उसे पॉलीसैकेराइड कह सकते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी बात आती है कि किसको हम मोनो कहेंगे, किसको हम ओलिगो कहेंगे, किसको हम पॉली कहेंगे। ये बड़ा कॉमन सा बात आ जाता है, बहुत सिंपल पॉइंट आएगा। चलिए ध्यान से पढ़ते हैं यहां पर, ठीक है। मोनोसैकेराइड में सबसे अच्छी बात ये होती है, सबसे सरलतम रूप है,
सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। अब इससे छोटा कुछ है ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट है, इससे छोटा कुछ है ही नहीं। सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड ही है, इससे छोटा नहीं है। देखो होता क्या है, पॉली को अगर अपन तोड़े ना तो डाई में कन्वर्ट हो सकता है, फिर डाई को तोड़ेंगे तो मोनो में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन मोनो को अगर आप तोड़ दिए तो शर्करा खत्म। मोनो को अगर आप तोड़ दिए तो शर्करा खत्म, उसके बाद तो फिर वो जो है सिर्फ कुछ नहीं रहता उसमें, ठीक है। उसके बाद तो फिर वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बच गए ना, शर्करा जैसी कोई चीज बची क्या? नहीं। शर्करा तो तभी है जब वो मोनोसैकेराइड है। मोनो से मिल मिलकर वो डाई बनाया और डाई से मिल मिलकर पॉली बना लिए, डाई से मिल मिलकर वो पॉली बना लिए। लेकिन अगर वो वापस अपनी जगह पे आना चाहता है कि फिर पॉली से डाई, फिर डाई से मोनो, तो मोनो तक आएगा, तब तक वो शर्करा जिंदा है। और जैसे ही आप मोनो से और ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े कर दिए तो फिर उसके बाद उसके अंदर की शर्करा बची हुई नहीं रहती, वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है। वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में इट्स जो कंस्टिट्यूएंट अमाउंट है उसका, उसमें टूट जाएगा। तो अगर हम यहां पे देखें कि सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है, इसका जल अपघटन नहीं होता। अब ये जल अपघटन मतलब क्या होता है समझना है अपन को। जल अपघटन नहीं होता, इससे जो है जल अपघटन नहीं किया जा सकता, नहीं होता, होता ही नहीं है इसमें, ठीक है। जल अपघटन बिल्कुल भी कम हो ही नहीं सकता। अब अगला पार्ट आता है कि ठीक है भाई चलो अब इसके देखते हैं कि प्रथम अपघटन क्यों नहीं होता, क्या क्या चीजें बनती हैं इनके पास में, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके पास में। मोनोसैकेराइड सबसे सरलतम रूप है। यहां 2 से 10 मोनोसैकेराइड, 2 से 10 मोनोसैकेराइड जो होती हैं, कम से कम होंगी मोनोसैकेराइड, मिलकर निर्माण करते हैं ओलिगो का, निर्माण करते हैं ओलिगो का। और यहां पर आ जाता है 100 से अधिक शर्करा बंध बनाकर जो उनके पास में बंध रहता है, 100 से अधिक जो है बंध बनाकर निर्माण करते हैं। तो हमारे पास जो शर्करा है वो 100 से अधिक बंध बना सकते हैं। ओलिगोसैकेराइड जो होता है 2 से 10 मोनोसैकेराइड मिलकर बनाते हैं, और जो मोनोसैकेराइड होता है वो सबसे सरलतम है, तो वो सरल रूप में ही रहेगा, वो उसी रूप में ही सबसे ज्यादा मोनोसैकेराइड बनाता है और उसी रूप में वो सबसे ज्यादा इकट्ठा पोर्शन में कन्वर्ट भी करता है। चलिए भाई एक एक करके सबसे पहले मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ते हैं। क्या है मोनोसैकेराइड, कैसी संरचना बनाएगा, क्या क्या इनके पास में होता है, कितने नंबर पे रहता है, क्या क्या इनके पास में पाया जा सकता है। तो हम लोग को सबसे ज्यादा पार्ट को कौन कौन को पढ़ना है। तो सबसे पहला पार्ट आ जाए, मान लो आपको पढ़ना है मोनोसैकेराइड। अब सबको पता है भाई मोनोसैकेराइड तो छोटा सा होता है, तो ये एसिड सॉल्युबल पूल में मिलता है, यह एसिड सॉल्युबल पूल में मिलता है। तो मोनोसैकेराइड कैसे बनते हैं? तो मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला CH2O अभी भी रहेगा, और अगर CH2 है तो मिनिमम फॉर्मूला बनता है C3H6O3। इसके बाद फॉर्मूला बनेगा C4H8O4, उसके बाद फॉर्मूला बनेगा C5H10O5, और सबसे लास्ट फॉर्मूला जो यहां पर देखा गया है वो C6H12O6 ही देखा गया है। ये 3 फॉर्मूला यहां पर 4 दिख रहे हैं। तो जो मोनोसैकेराइड है C3O4, इसे अपन कहते हैं ट्राइओज, ये है ट्राइओज, 3 कार्बन है। इसे अपन कहते हैं टेट्रोज, 4 कार्बन है। इसे अपन कहते हैं 5 कार्बन है, दैट्स वाई इसे कहा जाता है पेंटोज। उसके बाद 6 कार्बन है इसके पास, तो इसे कहा जाता है हेक्सोज। ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट तरीके से मजा आएगा पढ़ के कि जो मोनोसैकेराइड है उनके पास अगर 3 कार्बन वाला हुआ तो ट्राइओज, 4 कार्बन हुआ तो टेट्रोज, 5 कार्बन हुआ तो पेंटोज, 6 कार्बन हुआ तो हेक्सोज, ये बना हुआ रहता है। ये मोनोसैकेराइड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इनके रूप में कैसे कैसे कहां कहां पर ये संरचना बनती है तो ये याद रखने का है, ठीक। कहते हैं 5 कार्बन है, दैट्स वाई इसे कहा जाता है पेंटोज। उसके बाद 6 कार्बन है इसके पास, तो इसे कहा जाता है हेक्सोज। ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट तरीके से मजा आएगा पढ़ के।
कि जो मोनोसैकेराइड है उनके पास अगर 3 कार्बन वाला हुआ तो ट्राइओज, 4 कार्बन हुआ तो टेट्रोज, 5 कार्बन हुआ तो पेंटोज, 6 कार्बन हुआ तो हेक्सोज, ये बना हुआ रहता है। ये मोनोसैकेराइड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इनके रूप में कैसे कैसे कहां कहां पर ये संरचना बनती है तो ये याद रखने का है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, जिसमें से सबसे ज्यादा जरूरी ये संरचना है और ये संरचना है। तो ये याद रखना, आपसे पूछा जाएगा 5 कार्बन वाले सुगर, 6 कार्बन वाले सुगर, फलाना ढिमकाना, बहुत सारा चीज पूछा जाएगा। ध्यान से इसको एक बार पढ़ लेना। तो हेक्सोज वाले पार्ट में जैसे एग्जांपल देगा तो ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, ग्लूकोज हो गया। उसके अलावा आपके पास में आ गया फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, ये 2 चीजें यहां पर हो गई। पेंटोज में क्या आता है? पेंटोज में आपने सुन रखा होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लो, राइबोज, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज, ये एंजाइम आ गया। इसके बाद हमारे पास में टेट्रोज जो होता है, टेट्रोज तो है ही है, वो पायरेनोज, ये इरिथ्रोज, ये आ जाता है यहां पर एग्जांपल, इरिथ्रोज, ठीक है। और उसके बाद टेट्रोज, तो टेट्रोज है ही है, उसमें कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉइंट यहां पर बनता है, पढ़ना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ध्यान से उसको सुन के रखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अब आपसे बना पेंटोज सुगर बनाता है। अब पेंटोज सुगर का फॉर्मूला क्या है बेटा? C5H10O5। C5H10O5 अगर अपन बनाते हैं ना तो पेंटोज में एक बात निकल कर आती है कि पेंटोज अगर है तो उनके पास में फ्यूरेनोज शर्करा, फ्यूरेनोज शर्करा देती, ठीक है, शर्करा उपस्थित है। तो अगर 6 कार्बन वाले को मटेरियल को देखते हैं ना, 6 कार्बन वाला मटेरियल अगर देखते हैं तो उनके पास में पायरिनोज होगा, और 5 कार्बन वाला मटेरियल, 5 कार्बन वाला जिसके पास में है उसे अपन कहते हैं फ्यूरेनोज, फ्यूरेनोज, ठीक है। और अगर मान लेते हैं हेक्सोज प्रेजेंट है और 6 कार्बन है, ठीक है, तो इसके पास फॉर्मूला C6H12O6 वाला पार्ट आता है और इसे कहा जाता है पायरिनोज स्ट्रक्चर, पायरिनोज, समझे बात को? तो ये हो गया भाई हमारे पास पायरिनोज, ये हो गया हमारे पास फ्यूरेनोज। ये 2 कार्बन हमारे पास में है C5H12O5, C5H10O5। ये 2 संरचनाएं पेंटोज और हेक्सोज वाली आपको क्लियर कट याद रखनी है और इन्हीं के बेसिस में चीजों को आगे पढ़ते भी रहने का है, समझे बात को? तो ये लाइन बढ़िया से याद कर लो, ये लाइन पॉइंट को समझ लो और इसी के बेसिस में चीजों को पढ़ना। फिर मैं उसके एग्जांपल, उनकी कहानियां, उनके कॉन्सेप्ट, उनकी टॉपिक, सब कुछ आपको समझाने की कोशिश पूरा करेंगे। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो पायरिनोज ये जो संरचनाएं हैं ये ऐसी बनती हैं। अब अगर इनका संरचना देखा जाए तो फिर से देखते हैं एक बार, मान लो पेंटोज को ही देख लेते हैं, ठीक है। तो पेंटोज संरचना जो है वो कैसी है? पेंटोज जो है वो जो संरचना बनाता है, 5 कार्बन वाला सुगर जो बनाता है पेंटोज, वो जो है हमेशा याद रखना कि नॉर्मल सुगर बना देता है। कैसे बनाएगा नॉर्मल सुगर? ये बनाता है, मान लो हमारे पास रिंग बनाएगा, मान लो, ठीक है, ये रिंग बना दिया, ठीक है, ये रिंग बना दिया मान लो। अब इस रिंग में आपको यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर OH, ऊपर में CH2OH और इधर पे H, ठीक है। कितने कार्बन हुए यहां पर गिनो तो? अगर ये फॉर्मूला बनाएंगे तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन। कार्बन कितने हैं बेटा? 5 कार्बन है। हाइड्रोजन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन अभी भी 10 दिख रहा है। ऑक्सीजन गिनो, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन जो है 5। परफेक्ट फॉर्मूला है राइबोज का, परफेक्ट फॉर्मूला है राइबोज का। ये राइबोज का शर्करा है और राइबोज जो है, मतलब राइबोज जो है 5 कार्बन का सुगर था ना, तो ये हो गया पेंटोज का, ये हो गया राइबोज का, C5H10O5। डन, बात समझ में आई? उसी तरह अगर मान लो हम लोग यहां पर बात कर ले हैं ग्लूकोज का, ठीक है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला जो है वो बनता है वहां पर, ठीक है, तो यहां पर बनता है, तो यहां पे भी वही बनेगा HOH
OH H HOH HOH, ठीक है। ये 1 मिनट यहां पर H रहेगा, मान लो, तो यहां पर OH रहेगा, ऊपर की तरफ में CH2OH रहेगा, यहां पर H रहेगा। तो कार्बन गिनो भाई, कार्बन गिनने जाओगे तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, कार्बन तो 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाइड्रोजन हो गया 12। ऑक्सीजन गिनो, 1 2 3 4 5, है ना, और एक 6, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन हो गया 6, C6H12O6, बढ़िया तो है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला बनते हैं, ये कहानियां बनती हैं, बहुत ध्यान समझना, दोनों फॉर्मूला को याद रखना। बाकी फिर इसके आगे का डिटेल फिर अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कशन भी करेंगे, पढ़ेंगे भी, देखेंगे भी, और जो नहीं समझ में आएगा फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे फिर, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर बेटा जी, देखते हैं क्या क्या बनता है और क्या क्या समझ में नहीं आता तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिरक्षी जो संक्रामक कारकों से लड़ने में सहायक है कैसी होती है? वो प्रतिरक्षी, वो एंटीबायोटिक्स जो संक्रामक कारकों में लड़ने में सहायक है, वो कौन है? पॉलीसैकेराइड है, अमीनो अम्ल है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है? कौन है जो हमें प्रतिरक्षा तंत्र प्रदान करवाता है? बताइए। सबसे सही आंसर है प्रोटीन, ग्लोबुलिन्स, एल्ब्यूमिन्स, ये प्रोटीन है जो हमारी सुरक्षा करते हैं इन सब चीजों से। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा अम्लीय अमीनो अम्ल है? इनमें से अम्लीय अमीनो अम्ल कौन दिख रहा है आपको? वेलिन, आर्जिनिन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, क्या लगता है? डेफिनेटली ग्लूटामिक एसिड ही वो आंसर है जिसमें ये होता है, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, इनके पास में भी यही होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में बायोमैक्रोमोलिक्यूल के अगले पोर्शन की तरफ में शर्करा का पूरा डिटेल पढ़ेंगे, फिर लिपिड का भी डिटेल पढ़ेंगे। होप सो नेक्स्ट क्लास में ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो चीजें फिर और आगे बढ़ने लग जाएंगी, ठीक है। फिर तो इतनी बातों का बढ़िया से ध्यान रखिए, पढ़ के रखिए, जो भी चीज समझ में नहीं आए फिर वो आप मुझे बताइएगा, ध्यान से रिवीजन करिएगा।